सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कई दिन से लगभग 3-4 दिन मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जैसा कि आपको लगभग पता ही होगा कि जो मेरी बेटी है उसकी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी, इस कारणवश वो हॉस्पिटल में थी। तो प्यारे बच्चों, मुझे आपकी क्लास ऑफ करनी पड़ी। मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन मजबूरी में ऐसा हुआ है। आगे से अब से आपकी क्लास ये कंटिन्यू आपके निश्चित समय पर, निर्धारित समय पर लगातार चलेगी, तो उसमें दिक्कत लेने की किसी बच्चे को कोई भी आवश्यकता प्यारे बच्चों नहीं है। एक बार सभी बच्चे सेशन से जुड़ जाएंगे, सेशन को एक बार लाइक शेयर कर देंगे, फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सा सेशन। जैसा कि आप जानते हैं जीके जीएस हम पढ़ते हैं इस क्लास के अंदर और बड़ी ही शानदार ये क्लास आपकी होती है, तो आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में स्थित है? तो बताएं बेटा जी, एक बार सभी का जवाब आना चाहिए पहले प्रश्न का कि कौन सा वाटरफॉल ऐसा है जो गोवा में है। बेटा जी एक तो ये याद रखो, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कई बार पूछा जाता है। तो भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जवाब आना चाहिए बेटा कूचिकल। और कूचिकल कहां पड़ता है बेटा जी? वाराही नदी पर पड़ता है, वाराही। और वाराही नदी पर भी कहां पड़ता है बेटा जी? कर्नाटक के अंदर। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, जानते हैं आप। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, ये कावेरी पर है। और ये प्यारे बच्चों किस राज्य में है? ये कर्नाटक स्टेट में स्थित है, कर्नाटक के अंदर आता है, कर्नाटका में। प्यारे बच्चों गोकक जलप्रपात कहां पर है? आप में से कोई बच्चा जानता हो तो ये घाट प्रभा नदी पर है बेटा, घाट प्रभा नदी पर है। और ये भी कहां राज्य में, किस राज्य में? कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। ये भी इंपोर्टेंट है बेटा जी। दुदुमा जलप्रपात कहां है? उड़ीसा के अंदर मचकुंड नदी, एक मचकुंड नदी है, तो मचकुंड नदी बनाती है कहां पर? उड़ीसा राज्य के अंदर, उड़ीसा राज्य के अंदर। याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है ये भी। प्यारे बच्चों, जो आपका दूध सागर जलप्रपात है ये गोवा के अंदर है और इसे कौन सी नदी बनाती है? तो याद रखिएगा मांडवी नदी द्वारा निर्मित है। तो मांडवी नदी गोवा में कौन सा जलप्रपात बनाती है? दूध सागर, ठीक है। और बच्चों अगर आपको याद रखना है तो एक धुआंधार, याद रखिएगा धुआंधार, धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात, कपिलधारा। तो धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात प्यारे बच्चों ये मध्य प्रदेश के अंदर हैं और इनका निर्माण नर्मदा नदी द्वारा किया जाता है। तो नर्मदा नदी बनाती है मध्य प्रदेश के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। चलो जी, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, अति उत्तम, अति भयंकर। आगे चलेंगे, आगे नेक्स्ट आपका देखेंगे और क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1853 में कलकत्ता से आगरा के लिए पहली टेलीग्राफ लाइन चालू की थी? तो बताएं भाई एक बार सही जवाब क्या होगा, ठीक है जी। तो वॉरेन हेस्टिंग होगा बेटा आपका, या फिर आपका वेलेजली होगा, कैनिंग होगा, क्या होगा सही जवाब? तो कैनिंग तो भारत के प्रथम वायसराय, आप जानते हैं ना, वायसराय, भारत के पहले वायसराय। गवर्नर जनरल के पद को वायसराय का पद कर दिया गया इन्हीं के समय में। वेलेजली होगा, हेस्टिंग होगा, डलहौजी होगा, सही जवाब क्या होगा बताएं, ठीक है ना भाई। बहुत शानदार, डलहौजी, बात खत्म। पूजा प्रजापति बात खत्म कर देती हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अच्छे से जवाब जानते हैं तो आप जानते हैं 1848 से लेकर और 1856 तक डलहौजी यानी कि आपके क्या रहे भैया जी, यानी कि इस पद पर रहे। तो कब तक गवर्नर जनरल रहे? 1848 से लेकर और प्यारे बच्चों ये 56 तक इनका कार्यकाल है। इन्होंने कई सारे काम भारत में किए, जैसे कि 1853 में आपने सुना होगा पहली बार भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। तो 1853 में इन्हीं के समय रेल स्टार्ट हुई थी भारत में, रेल प्रारंभ हुई थी मुंबई से ठाणे के बीच में। तो पहली बार रेलवे का प्रारंभ किया इन्होंने प्यारे बच्चों 1853 में। भारत के अंदर कलकत्ता से आगरा के बीच टेलीग्राफ सेवा भी स्टार्ट की थी, टेलीग्राफ सेवा, ठीक है ना। और एक और तीसरा इंपोर्टेंट काम जो इनके समय में हुआ था, इन्होंने हड़प नीति दी थी, हड़प नीति। हड़प नीति को कई बार आप जानते हैं व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यपगत, व्यपगत का सिद्धांत यानी कि अगर किसी के
बेटा नहीं होता था तो उसके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा। और हड़प नीति के तहत सबसे पहले जो राज्य शामिल किया गया था वो कौन सा था? तो प्यारे बच्चों याद रखना है, सतारा राज्य। सतारा, सतारा को सबसे पहले व्यपगत के सिद्धांत, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इंपोर्टेंट है कि हड़प नीति या व्यपगत के सिद्धांत के तहत पहला कौन सा स्टेट शामिल किया गया? तो पहले सतारा शामिल किया गया था, फिर जैतपुर, संबलपुर और बाकी के स्टेट भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए। तो सही जवाब यहां पर होना चाहिए बेटा जी डलहौजी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मंदिर है जो राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित किया गया है? ठीक है जी। तो बच्चों आपका चेन्ना केशव मंदिर, जो चेन्ना केशव टेम्पल है प्यारे बच्चों, ये कहां पड़ता है? आपका चेन्ना केशव टेम्पल कर्नाटक स्टेट में स्थित है। कहां है? कर्नाटक में। तो कई बार तो आपसे सीधा सीधा सा राज्य ही पूछ लेता है। प्यारे बच्चों आप जानते हैं तंजौर तमिलनाडु में वृद्धेश्वर मंदिर है। ठीक है ना भाई, कहां है प्यारे बच्चों? तंजौर में। तंजौर तमिलनाडु में आपका वृद्धेश्वर मंदिर है। प्यारे बच्चों आदि कुंभेश्वर मंदिर भी तमिलनाडु के अंदर स्थित है। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कैलाश मंदिर एलोरा क्लेब, एलोरा की गुफाओं में महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। तो कई बार तो आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सा मंदिर कहां पर है, बहुत सारे बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं यहां पर तो सही जवाब होगा, यानी कि जो आपका कैलाश टेम्पल है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंदर, इस टेम्पल का जो फॉर्मेशन है, निर्माण है, वो किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश के राजा, राष्ट्रकूट वंश के शासक जिसका नाम है कृष्ण प्रथम। क्या नाम था बेटा? कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो बेटा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक भी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। कौन था बेटा जी? दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन रहा है? दंती दुर्ग रहा है बेटा जी। ठीक है जी। और प्यारे बच्चों जो वृद्धेश्वर मंदिर है ये भी बड़ा इंपोर्टेंट है तंजौर का, ये चोल राजाओं द्वारा इसका निर्माण कराया गया। तो याद रखिएगा वृद्धेश्वर टेम्पल जो है ये चोल राजा, चोल वंश द्वारा निर्माण किया गया। और चोल वंश के भी एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं राजा राज चोल, ठीक है ना, या राजा राज प्रथम। तो राजा राज प्रथम द्वारा, राजा राज फर्स्ट द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह भी बड़ा इंपोर्टेंट टेम्पल है और इसके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है। तो वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासकों में भी राजा राज प्रथम द्वारा किया गया। कैलाश मंदिर एलोरा क्लेब में स्थित है, बड़ा इंपोर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें प्यारे बच्चों, सही जवाब क्या होगा? जल्दी से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। ठीक है जी। आप बताएंगे क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? बड़ा प्यारा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों। जो क्रिकेट का बल्ला होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इसकी लंबाई कितनी होती है? ठीक है भाई यदुवंशी जी, आप थोड़ा समझ के जवाब दें और बातचीत करने में बिल्कुल भी विचार ना रखें, हम कूट देंगे उधर आकर आपको, इसीलिए कुटाई से बचें। और बताएं एक बार क्या होगा सही जवाब? सभी प्यारे बच्चों का जवाब आना चाहिए बेटा जी एक बार, और सेशन को सभी बच्चे लाइक शेयर भी कर देंगे। तो सही जवाब क्या होगा? क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो बेटा क्रिकेट के बल्ले की अगर बात की जाए बैट की, तो बैट जो होता है क्रिकेट का आपका, इसकी हाइट की बात कर रहा है, ऊंचाई की हाइट कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई होती है बेटा 38 इंच, 38 इंच। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना भाई, क्या होगी बेटा जी? 38 इंच होती है इसकी लंबाई। अगर आपसे पूछे कि क्रिकेट की जो स्टंप होती है, स्टंप, स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? कोई बच्चा बताएगा? तो क्रिकेट की स्टंप की ऊंचाई होती है बेटा जी 28 इंच, 28 इंच। और एक और प्रश्न पूछा जाता है, तो क्रिकेट की जो पिच होती है, पिच यानी कि दोनों स्टंप जो होती हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है? दूरी। तो बेटा
पिच की लंबाई पूछ लो आप, या फिर आप ये कह लो कि दोनों इन स्टंपों के बीच की दूरी कितनी होती है, 22 गज होती है। तो कई बार तो गज में दे देता है आपको, और कई बार मीटर में, तो 20.12 मीटर होती है। अगर मीटर में पूछा जाए तो 20 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा, अगर मीटर में बात की जाए। वैसे गज में 22 गज होता है बेटा, फुट नहीं होता 22, ठीक है। सही जवाब होगा यहां पर, बैट की लंबाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 38 इंच होती है। ऐसा नहीं है अपने मोहल्ले में आप जो बैट से खेलते हैं उसके बारे में आप जाकर बता दें, ठीक है ना भाई। चलो बहुत शानदार, बिल्कुल ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक अच्छी है, पढ़ सकते हैं आप उसे बेटा, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छे, आगे बात करेंगे। ये कह रहा है जीएटीटी का कार्यालय कब और कहां स्थापित किया गया था, बताएं एक बार जल्दी से। जीएटीटी, पहली बात तो ये है प्यारे बच्चों, WTO से पहले जीएटीटी काम करता था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO विश्व व्यापार संगठन, याद करो थोड़ा सा। तो बच्चों विश्व व्यापार संगठन, तो विश्व व्यापार संगठन, इससे पहले जीएटीटी का पूरा नाम होता है जर्नल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, यानी कि बच्चों टैरिफ्स और ट्रेड के ऊपर एक एग्रीमेंट किया गया था और जीएटीटी नाम का एक संगठन बना था। प्यारे बच्चों जीएटीटी की स्थापना हुई थी 1948 में, 1948 में, और प्यारे बच्चों इसका हेडक्वार्टर था जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां था बेटा जी, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय था। प्यारे बच्चों इसके स्थान पर, जीएटीटी के स्थान पर फिर कब, तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1995 में, 1995 में प्यारे बच्चों किसकी स्थापना की गई, जीएटीटी को समाप्त करके WTO बनाया गया, व्यापार संगठन बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर भी कहां है जी, तो आपका जवाब आएगा इसका हेडक्वार्टर भी आपका जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड में। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में प्यारे बच्चों इसका भी मुख्यालय है, सभी बच्चों को याद रखना है, बड़े काम की बात है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। क्या सर सही में यूपीपी 2025 में भी आएगा, पक्का आएगा बेटा, पक्का, बिल्कुल पक्का आएगा, ठीक है जी। आगे चलेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सरकार द्वारा किस वर्ष की गई, तो हमारे देश में जो AQI है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है AQI, ये भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जारी करता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। वो भी इसके 8 संकेतक होते हैं, 8 संकेतक हैं, सिंबल हैं, यानी कि 8 पॉल्यूटेंट्स को इसमें शामिल किया जाता है। यानी कि इसमें प्रदूषकों की संख्या कितनी है, तो 8 प्रदूषक हैं इसके अंदर प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। कितने पॉल्यूटेंट्स हैं बेटा जी, 8 पॉल्यूटेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है जी। प्यारे बच्चों जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ये देश में प्रदूषण को मापता है, और इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी जो स्थापना की गई थी प्यारे बच्चों, वो एक कानून था, एक एक्ट था, अधिनियम, जिस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी वो एक्ट आया था 1974 में, 1974 में। इस एक्ट का नाम क्या था, तो याद रखिएगा जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। तो ये अधिनियम कब आया, ये एक्ट, ये कानून कब बना, ये प्यारे बच्चों 1974 में कानून बना, और इस कानून के तहत ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर प्यारे बच्चों दिल्ली के अंदर स्थित है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहां है, पेपर में आ जाए तो आपका जवाब आएगा जी दिल्ली में। तो कब स्थापित हुआ था, 1974 में, 1974 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ए जो है बेटा। अब बेटा बच्ची की तबीयत एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ओके ओके है, एकदम ओके है, ठीक है बच्चों। चलो बहुत शानदार, जबरदस्त, एकदम सभी बच्चों का जवाब आता हुआ। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ बेटा जी। अगला प्रश्न कह रहा है मनका बनाने वाली कार्यशाला निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर पाई गई है। तो मनका बनाने की फैक्ट्री बेटा हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, अलग अलग इसकी जगह है, तो इसमें से किस जगह पर पाई गई है बताएं। अमरी में, अमरी, या फिर प्यारे बच्चों आपका बनावली में, या फिर प्यारे बच्चों लोथल में, या फिर प्यारे बच्चों आपका रंगपुरा में। कहां मिली है बेटा,
मन का बनाने की, मन का अपने मन का नहीं, यहां पर पेपर के मन का बताना है बेटा, पेपर का मन का मतलब मोती बनाने की एक तरीके से जो कार्यशाला है वो कहां देखने को मिली है, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए, बताएं। ठीक है ना भाई। केंद्रीय जल समझ में नहीं आया बेटा, एक कानून बना था केंद्रीय, मतलब आपका एक प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, ये कानून पास हुआ। इस कानून के द्वारा एक संगठन बनाया गया, एक संस्था बनाई गई जिसे हम केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहते हैं। तो अगर पेपर में यह पूछा जाए कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, ये किस कानून के तहत बना, तो आपका जवाब आएगा कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, एक कानून आया था 1974 में, इसके द्वारा इस संस्था को स्थापित किया गया। ठीक है जी। तो बच्चों सही जवाब क्या आ रहा है बच्चों का, बताएं, जल्दी से जवाब देंगे, क्या होगा सही जवाब। तो बताएं एक बार बेटा जी, सही जवाब नहीं आता हुआ दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। देखो बेटा, अमरी कहां है, अमरी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के अंदर है, ये भारत में है ही नहीं। बनावली कहां पड़ता है बेटा, ये भारत के अंदर हरियाणा राज्य में है बनावली। प्यारे बच्चों, लोथल कहां पड़ता है, तो लोथल गुजरात के अंदर है, आप जानते हैं गुजरात में। ठीक है जी। और प्यारे बच्चों आपका रंगपुरा कहां पड़ता है, रंगपुरा, कोई बच्चा बताएगा रंगपुरा कहां है, कोई भी बच्चा बताए रंगपुर कहां है, रंगपुर। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि रंगपुर भी आपका गुजरात के अंदर है, पुरातात्विक स्थल है गुजरात के अंदर। ठीक है, पहली बात तो जगह क्लियर हो। प्यारे बच्चों यहां पर करेक्ट जवाब होगा आपका लोथल गुजरात। लोथल गुजरात से हमें प्यारे बच्चों किसकी, मनका बनाने की कार्यशाला मिली है। अगर मैं बात करूं यहां बेटा लोथल कहां है, गुजरात में है। ये एक गोदीवाड़ा भी हुआ करता था, गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा जानते हैं ना, गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह। तो लोथल एक बंदरगाह भी था सिंधु घाटी सभ्यता का। यहां से हमें एक तो मनका बनाने के साक्ष्य मिले हैं, मनका, ठीक है ना भाई, मनका बनाने के साक्ष्य। यहां से हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं, मोहरें, और ये मोहरें बताती हैं साथ के साथ कि यहां से विदेशी व्यापार भी हुआ करता था, दूसरे देशों से या दूसरी सभ्यताओं से ट्रेड भी हुआ करता था। तो दूसरे देशों से या दूसरी सभ्यताओं से व्यापार के साक्ष्य भी मिलते हैं। तेरे प्यार को क्या नाम दूं, बेटा मैं जो नाम दूंगा वो प्यार का नाम नहीं होगा, फिर आप कहोगे तेरी इस नफरत को मैं क्या नाम दूं, तो इसीलिए ध्यान से समझ लो। प्यारे बच्चों ये जो है आपका लोथल, ये एक बंदरगाह था, गोदीवाड़ा था, आप जानते हैं मनका बनाने की जगह भी मिलती है। साथ के साथ ये किस नदी के तट पर है, तो याद रखना है, कई बार एग्जाम में बना है, ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी। तो किस नदी के तट पर था बेटा जी, लोथल भोगवा नदी। इसकी खोज बच्चों एसआर राव द्वारा 1954 में की गई, 1800 नहीं 1954 में इसकी खोज किसने की थी बेटा जी, तो याद रखिएगा एसआर राव। तो एसआर राव द्वारा इसे खोजा गया था, कब, 1954 में। यह भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतनी बातों को तो कम से कम याद रखोगे, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की, ठीक है जी। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, बताएं। कादंबरी है, मृच्छकटिका है, या मेघदूत है, गीत गोविंद है बेटा सही जवाब। एक आधा किताब ऐसी आ जाती है एग्जाम में, बताएं जल्दी से। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आप जानते हैं बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, बताएं बच्चों, ये किसके, तो यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि रहे हैं, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है जी। इन्होंने प्यारे बच्चों एक तो हर्षचरित्र किताब लिखी है, हर्षचरित्र, ठीक है ना, और साथ के साथ कादंबरी के लेखक भी हैं। तो जो इनकी प्रमुख पुस्तक है, एक तो कादंबरी है और एक प्यारे बच्चों हर्षचरित्रम है, हर्षचरित्रम,
तो हर्ष चरित्रम भी किनके द्वारा लिखी गई है बेटा? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कादंबरी। मृच्छकटिका जो है बच्चों ये शूद्रक द्वारा लिखित पुस्तक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। शूद्रक द्वारा लिखित पुस्तक है, शूद्रक ने इसे लिखा है। मेघदूतम बेटा आप जानते हैं कालिदास की प्रमुख पुस्तक है, कालिदास। तो कालिदास की प्रमुख किताब कौन सी है? सही जवाब है मेघदूतम। ठीक है जी। और गीत गोविंद के लेखक कौन है? ये भी बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, जयदेव द्वारा लिखित पुस्तक है प्यारे बच्चों आपकी, कौन सी? गीत गोविंद। तो गीत गोविंद किसने लिखी है? तो भैया याद रखिएगा जयदेव द्वारा लिखित है, जयदेव। आगे बात करेंगे, बिल्कुल अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, ये सभी किसकी हैं? तो ये प्यारे बच्चों आपकी कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल है? बताएं, सत्य फल। जल्दी से जवाब आना चाहिए सभी का। क्या होगा सही जवाब? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार कि कौन सा इसमें से एक सत्य फल का एग्जाम्पल है। सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। सत्य फल कौन से होते हैं? आप ये बात जानते हैं, नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जानो, फिर जानना भी जरूरी है भाई। ठीक है ना? क्या होगा सही जवाब? सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए भाई। ठीक है, तो बेटा सत्य फल कौन से होते हैं? सत्य फल वो हैं प्यारे बच्चों जो अंडाशय से बनते हैं, अंडाशय। ठीक है ना? तो निषेचन के बाद अंडाशय से जो विकसित होता है उसे सत्य फल कहा जाता है। तो जिसका विकास अंडाशय द्वारा विकसित फल को, अंडाशय द्वारा विकसित फल को जो होता है प्यारे बच्चों उसे सत्य फल कहा जाता है। सत्य फल। प्यारे बच्चों जो अंडाशय से अलग दूसरे भागों से बने उसे असत्य फल कहा जाता है। सत्य फल के एग्जाम्पल क्या होगा? सेब नहीं होगा, नारियल होगा, अनानास नहीं होगा, है बताएं, काजू नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों अगर मैं सत्य फल के एग्जाम्पल की बात करूं तो सत्य फल के एग्जाम्पल के तौर पर एक तो आम आता है, आम, मैंगो। ठीक है ना जी? आम के बाद में बात करूं बच्चों नाशपाती है, नाशपाती, नाशपाती भी सत्य फल है। प्यारे बच्चों आपका नारियल है, नारियल, नारियल ये भी क्या है बेटा जी? सत्य फल है। कीवी है, कीवी ये भी क्या है? सत्य फल का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों सेब क्या है? असत्य फल है, झूठा फल है, यह अंडाशय से अलग दूसरे भागों से बनता है। काजू भी और बेटा अनानास भी। सही जवाब होगा यहां पर कोकोनट यानी कि नारियल। नारियल अंडाशय से विकसित होता है इसीलिए इसे सत्य फल माना जाता है। ठीक है ना भाई? चलो बहुत बढ़िया। तो आम भी क्या है? आम भी सत्य फल है, यह अंडाशय से विकसित होता है इसीलिए इसे भी, जबकि सेब, काजू, अनानास ये असत्य फल हैं। आगे बात कर रहा है राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है? सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। अध्यादेश प्यारे बच्चों कब आता है? तो एक तो यह बात हो गया कि कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति के अध्यादेश का? ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 123 के तहत बेटा राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है। अध्यादेश होता क्या है? जब संसद के दोनों सदन संसद के प्यारे बच्चों सदन में ना हो, यानी कि दो सदन कौन से हो गए आपके? लोकसभा, राज्यसभा। देखो कोई भी कानून बनना होता है तो संसद बनाती है और संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर होता है। अगर मान लो कभी ऐसा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सत्र में नहीं है, इनका सत्र नहीं चल रहा है, ऐसी कंडीशन में अचानक से किसी कानून की जरूरत पड़े तो राष्ट्रपति अचानक से कानून बना सकता है आवश्यकता पड़ने पर। इसे ही ऑर्डिनेंस कहा जाता है, अध्यादेश कहा जाता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। और बेटा राज्य सूची के मुद्दों पर राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है और इसका आर्टिकल होता है राज्यपाल के अध्यादेश का आर्टिकल 213। तो बेटा आर्टिकल 213 के तहत कौन करता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। प्यारे बच्चों राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो अधिकतम कितने समय के लिए लागू हो सकता है? वो अधिकतम 6 महीने के लिए लागू हो सकता है। 6 महीने से अलग इसे 6 सप्ताह के लिए और अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। 6 सप्ताह, तो 6 सप्ताह और एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसा कारण क्या है? बेटा लोकसभा या राज्यसभा
इनके जो सत्र हैं, इनके बीच का जो गैप होता है, आपने सुना होगा, वो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, यानी कि 6 महीने के अंदर संसद के सत्र आने ही आने हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी सत्र बैठेगा संसद का, तो 3 सत्र होते हैं साल में। मानसून सत्र हो गया, शीतकालीन, और एक बेटा आपका यानी कि ग्रीष्मकालीन सत्र। 3 अलग अलग सत्र लगते हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों यहां आपसे, अगर ये यानी कि सत्र ना लगे यहां पर, तो गड़बड़ी गड़बड़ है। 6 महीने तक अधिकतम गैप हो सकता है, तो 6 महीने तक ही अध्यादेश चल सकता है। 6 महीने बाद इसे संसद से पास कराना होगा। अगर ये संसद से पास नहीं होगा तो ये अपनी प्यारे बच्चों यानी कि क्या खो देगा, अपनी यानी कि वैल्यू को खो देगा और ये स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश अधिकतम की किताब भी इन्होंने लिखी है, वो भी थोड़ी सी इंपोर्टेंट है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 11वां आपसे, एक धन विधेयक मनी बिल कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? यह कह रहा है संसद के दोनों सदन में से किसी में भी, केवल राज्य परिषद में यानी कि राज्यसभा में, कह रहा है केवल लोकसभा में, या उपरोक्त में से किसी में भी नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। आप जानते हैं जो मनी बिल है, धन विधेयक है, मनी बिल प्यारे बच्चों, इसके बारे में आर्टिकल 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। परिभाषा, तो अगर पूछा जाए आपसे कि मनी बिल को किस आर्टिकल में रखा गया, आर्टिकल 110 में, मनी बिल के संदर्भ में मनी बिल कौन सा होगा, यह बात, इसका निर्धारण कौन करता है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा? इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि यह मनी बिल है या फिर नहीं है। तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ये परमिशन होती है। प्यारे बच्चों, मनी बिल, जब भी मनी बिल की बात हो, धन विधेयक की बात हो, तो धन विधेयक के संदर्भ में केवल लोकसभा को अधिकार प्राप्त है। लोकसभा को अधिकार है, इसमें कोई भी संशोधन करे, कुछ भी परिवर्तन करे, केवल लोकसभा रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है जी, राज्यसभा को कोई अधिकार पास नहीं है, इसीलिए यह केवल लोकसभा में पास किया जाता है। बाद में जब लोकसभा से पास हो जाता है तो राज्यसभा में जाता है, लेकिन राज्यसभा में इसमें कोई भी बदलाव करने का अधिकार नहीं होता। राज्यसभा केवल अपना क्या दे सकती है बेटा जी, केवल अपने सजेशंस दे सकती है इसमें, ठीक है। और अच्छा, HCM के लिए प्रैक्टिस सेट बेटा कोशिश करूंगा जल्दी स्टार्ट कर पाऊं। साथ के साथ एक और चीज याद रखना है प्यारे बच्चों कि यहीं पर एक और चीज जो महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है सर जी? महत्वपूर्ण यह है कि आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट का प्रावधान है। हालांकि बजट शब्द हमारे संविधान में यूज नहीं हुआ है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जानते हैं। आगे चलेंगे। गदर पार्टी की स्थापना किस देश में हुई थी, बताएं। तो प्यारे बच्चों बताएंगे जल्दी से, क्या होगा सही जवाब? तो गदर पार्टी की स्थापना किस देश के अंदर हुई? अफगानिस्तान के अंदर हुई थी, वर्मा यानी कि म्यांमार में, इंग्लैंड के अंदर हुई थी, या संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर? तो किस देश में? बिल्कुल ले सकते हैं साक्षी ठाकुर बेटा, एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उन सभी एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। तो बताएं, सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए मेरे पास, जल्दी से, टाइम ना लगाएं, जल्दी से बताएं बहुत शानदार तरीके से। सही जवाब क्या होगा? सभी प्यारे बच्चों का जवाब आना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो बेटा जी आप जानते हैं गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। कई बार पूछ लेता है। कहां हुई थी प्यारे बच्चों? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। कहां हुई थी बेटा? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसे स्थापित किया गया। किसके द्वारा हुई थी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकाना, भाकना भी बोल देते, सोहन सिंह भाकना। तो लाला हरदयाल और प्यारे बच्चों प्लस सोहन सिंह भाकना इनके साथ थे, भाकना। तो ये पेपर में बात पूछी गई है कई बार कि कौन संस्थापक रहे हैं, कहां हुई थी, कब हुई थी? तो याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के अंदर हुई थी। आगे बात करेंगे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से पार्थिव ग्रह हैं,
टेरेस्टेरियल प्लैनेट हैं, टेरेस्टेरियल, टेरेस्टेरियल प्लैनेट कौन से हैं? शुक्र टेरेस्टेरियल है, मंगल टेरेस्टेरियल है, बुध है, या फिर बेटा सभी हैं? सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताएं। ठीक है ना भाई। विशाल कह रहे हैं कि आपके प्रैक्टिस सेट से सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा एक बात छोटी सी यहां समझो, केवल एक प्रैक्टिस सेट आपका सिलेक्शन करवा देगा? भाई पढ़ना पड़ेगा ना, लगातार सारे प्रैक्टिस सेशन करो, उन चीजों को रिवाइज करो, नोट कर लो, तो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? ठीक है ना भाई। बताएं एक बार जल्दी से, सही जवाब क्या होगा? बहुत शानदार, सरकारी ऑप्शन दे रहे हैं भाई। आप जानते हो प्यारे बच्चों बहुत अच्छे तरीके से, क्या जानते हो कि भैया आपके ग्रहों की संख्या 8 है। सन, सूर्य के नजदीक सबसे छोटा बुध ग्रह, बुध, बुध के बाद आता है शुक्र ग्रह, शुक्र के बाद आती है अपनी पृथ्वी तीसरे नंबर पे, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मार्स, मंगल के बाद आता है जुपिटर सबसे बड़ा, बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है प्यारे बच्चों आपका यानी कि शनि, शनि के बाद आते हैं अरुण, वरुण। ठीक है ना भाई, फिर आता है शनि, शनि के बाद आते हैं आपके अरुण, और प्यारे बच्चों फिर लास्ट में आते हैं आपके वरुण भाई साहब। ठीक है जी प्यारे बच्चों, ये जो स्टार्टिंग के हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो 4 प्लैनेट हैं इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह, आंतरिक मतलब इनर प्लैनेट, ये बने होते हैं चट्टानों के, तो इन्हें चट्टानी या फिर प्यारे बच्चों टेरेस्टेरियल प्लैनेट कहा जाता है, आंतरिक ग्रह भी। और जो 4 बाहर वाले हैं इन्हें, ये गैस के रूप में है तो इन्हें गैसीय ग्रह या फिर बेटा जी इन्हें जोवियन ग्रह के नाम से जानते हैं, तो इन्हें गैसीय या फिर जोवियन प्लैनेट के नाम से प्यारे बच्चों जाना जाता है। आउटर प्लैनेट है, सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है। तो प्यारे बच्चों देखो, इनमें से आप देखोगे शुक्र जो कि सबसे गर्म ग्रह भी है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ये आंतरिक में आता है, टेरेस्टेरियल में। मंगल जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं प्यारे बच्चों, ये भी आंतरिक है, चट्टानी है। बुध तो है ही सबसे छोटा, सूर्य का निकटतम ग्रह। तो ये सारे के सारे क्या हैं? टेरेस्टेरियल प्लैनेट हैं। बात समझ में आ रहा है? आगे बात करें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां देखोगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे करते हैं। अब देखो भैया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को बोलते हैं जीएनपी, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक जीडीपी होता है जिसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी, ये जीएनपी है। यहां पर जीडीपी में और जीएनपी में क्या अंतर है? डी का और एन का। जीडीपी होता है एक देश की सीमा में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं की कुल मनी वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। लेकिन हम जीएनपी कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? जीएनपी, एन जो है ना, एन, एन का मतलब है नेशनल, एन का मतलब होता है नेशनल, नेशनल का मतलब होता है विदेशी आय, फॉरेन इनकम, विदेशी आय। अब बेटा विदेशी आय जाती भी है और विदेशी आय आती भी है। तो प्यारे बच्चों अगर आप इसमें विदेशी आय डालोगे, क्या डालोगे बताएं? जीडीपी में से टैक्स घटाने होते हैं, ये कह रहा है आपसे जीएनपी बराबर जीडीपी माइनस टैक्स, तो टैक्स का तो लेना देना नहीं है। एनएनपी बराबर, ये कह रहा है जीएनपी प्लस टैक्स, ये कह रहा है एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस मूल्यह्रास, डेप्रीशिएशन। ठीक है जी, या फिर कह रहा है आपसे जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। बेटा ये सभी ऑप्शन गलत हैं इस प्रश्न के, नहीं है, कोई सा भी ठीक नहीं है। प्यारे बच्चों जब भी हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकालते हैं तो जीएनपी बराबर होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस, यानी कि हालांकि जोड़ते हैं फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम का मतलब विदेशी आय, तो नन ऑफ दीज कर लेगा, विदेशी आय। इसका कोई भी जवाब सही नहीं है। जब हम जीडीपी में विदेशी आय को जोड़ते हैं तो प्यारे बच्चों हमें क्या मिलता है? जीएनपी मिलता है। ठीक है भाई, तो इसमें बेटा कोई सा भी ऑप्शन मुझे सत्य नजर नहीं आता है, क्योंकि हमें निकालनी है जीएनपी। तो जीएनपी में मूल्यह्रास नहीं घटता है। यहां एनएनपी निकाल रखी है, यहां भी बच्चों आपकी एनएनपी निकाल रखी है। एनएनपी फॉर्मूले सारे एनएनपी के दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो जीएनपी का पता कर रहा है, जीएनपी कैसे मूल्यांकन किया जाता है, तो जीएनपी निकाला जाता है जीडीपी में फॉरेन इनकम जोड़कर, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका भैया कोई सा भी नहीं है, तुक्केबाजी की होगी आपने तो गलत की होगी। आगे बात करेंगे बेटा अगला प्रश्न,
पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, उनका नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे, पहली महिला कौन है बेटा जी? सभी का जवाब आना चाहिए एक बार। पहली महिला कौन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, प्यारे बच्चों, अध्यक्ष बनी है? तो प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता करने वाले लोग रहे हैं, शुरुआत से लेकर पहला अधिवेशन डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आप जानते हैं आईएनसी, इसकी स्थापना ही कब हुई थी? 1885 में। प्यारे बच्चों, किसके द्वारा हुई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी। ए.ओ. ह्यूम। पहला अधिवेशन भी कहां हुआ था? फर्स्ट सेशन इसका मुंबई में आयोजित हुआ था, मुंबई में, ठीक है ना। और पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी पहले अधिवेशन की अध्यक्षता। अब बात आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों, पहली भारतीय महिला कौन है? देखो, एनी बेसेंट ने भी इसकी अध्यक्षता की है, लेकिन एनी बेसेंट ने कब की थी? तो आप जानते हैं कि प्यारे बच्चों, एनी बेसेंट ने की थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की। कलकत्ता अधिवेशन। अगर यह बात पूछी जाए कि पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्यारे बच्चों एनी बेसेंट सही हो जाता। लेकिन भारतीय महिला पूछी गई है तो आप जानते हैं, यानी कि सरोजनी नायडू ने प्यारे बच्चों कब? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी प्यारे बच्चे? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसीलिए सही जवाब जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सरोजनी नायडू। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? बड़ा प्यारा सा प्रश्न है आपका, बताएं। सही जवाब 16 एल के आडवाणी है, जवाहरलाल नेहरू है, मनमोहन सिंह है। सही जवाब क्या होगा? बहुत शानदार। तो सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए एक बार। माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं आपसे, कई सारी पुस्तकें अलग अलग समय पर लिखी गई हैं और उनमें से एक पुस्तक ये भी है। और याद रखिएगा 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को, ठीक है ना, 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में। सुशासन दिवस के रूप में, सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी का। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इसमें से सही जवाब माई कंट्री माई लाइफ एल के आडवाणी की पुस्तक है, लाल कृष्ण आडवाणी। इन्हें 2024 का भारत रत्न भी दिया गया है। 5 लोगों को दिए गए टोटल भारत रत्न, आप जानते हैं। तो 2024 का भारत रत्न भी किसे मिला है? एल के आडवाणी को। ये भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे, हालांकि ये बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाए हैं, आप जानते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो जवाहरलाल नेहरू की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब आएगा जवाहरलाल नेहरू। मनमोहन सिंह ने कई सारी पुस्तक लिखी है, उसमें चेंजिंग इंडिया सबसे महत्वपूर्ण है। चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया। तो चेंजिंग इंडिया किनकी पुस्तक है प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, यानी कि आपके मनमोहन सिंह की। आगे बात करें प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये भी नेहरू जी की किताब है, ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? एक बच्चा कह रहा है कि गलत हो रहा है। अरे भाई, मैंने आपको बताया ना, आप सीखोगे, नया सीखोगे, जब भी क्लास में आया करो तो याद रखा करो, एक कॉपी लेकर बैठना है आपको। बताएं 17वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आपका? प्यारे बच्चों, ये कह रहा है वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? अभी करंट अफेयर्स का प्रश्न आप जानते हैं। तो भारत रत्न की शुरुआत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है 1954 में हुई थी। 1954 में स्थापित हुआ। पीपल की पत्ती जैसा इसमें पदक दिया जाता है। 1954 में 3 लोगों को दिया गया। राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी को मिला था। और किसको मिला था? एस राधाकृष्णन को मिला था, राधा कृष्णन को मिला था, ठीक है जी। और किसको मिला था साथ के साथ बच्चों? क्या नाम है, सीवी रमन को मिला था ना, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो
तो सीवी रमन को मिला है पहली बार में 1954 में। प्यारे बच्चों 2 ही बार ऐसा हुआ है, 2024 में 5 लोगों को दिया गया है और प्यारे बच्चों 1999 में याद रखिएगा कितने 4 लोगों को मिला था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, जनरली 3 लोगों को ही मिलता है भारत रत्न, तो सही जवाब होगा 5। इसमें कौन कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह। तो एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर बिहार के लोक नायक के रूप में जानते हैं उन्हें। बिंदेश्वर पाठक को नहीं मिला है भारत रत्न, याद रखिएगा, बिंदेश्वर पाठक भी लिख रहे हैं अंकुर यादव। आगे बताएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलियन का रंग कैसा हो जाता है? लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर? तो नारंगी हो जाता है, नीला हो जाता है, लाल हो जाता है, या फिर पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ठीक है ना भाई? तो आप जानते हैं लिटमस पेपर जो है जब एसिड के साथ इसकी रिएक्शन किया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। प्यारे बच्चों जब भी किसी एसिड यानी कि अम्ल के साथ लिटमस पेपर मिलता है तो प्यारे बच्चों ये कैसा रंग देता है? प्यारे बच्चों ये लाल रंग का हो जाता है। ठीक है ना भाई? कैसा हो जाता है? रेड कलर प्रदान करता है। तो लिटमस पत्र जो है किसी अम्ल के साथ मिलकर कैसा रंग देता है बेटा जी? रेड कलर देगा। और जब भी किसी क्षार यानी कि बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बेस के साथ मिलकर ये कैसा रंग देता है? नीला रंग देता है। ठीक है ना भाई? कैसा रंग देता है बेटा जी? नीला रंग देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। तो लाइकेन और शैवाल जो है वो भी प्यारे बच्चों आपके वायु प्रदूषण के सूचकांक माने जाते हैं एक तरीके से। तो बात क्लियर हो रही है? आगे बात करें तो आगे बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है, किसमें निहित होती है? प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि आपका आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का पद दिया गया है। और आप जानते हैं अगला ही अनुच्छेद आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका की शक्ति किसमें होगी? तो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति। लेकिन यहां पर एक शब्द यूज किया गया है, आप देखोगे कि राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? तो प्यारे बच्चों वास्तविक शक्ति की जब बात ये कर रहा है आपसे तो आप जानते हैं कि वास्तव में शक्ति किसके पास है? तो वास्तव में शक्ति तो किसी और के ही पास है भाई। अच्छा जी, किसके पास है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो आर्टिकल 75 में प्यारे बच्चों आप जानते हैं प्रधानमंत्री के विषय में बताया गया है। और आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, इसके बारे में बताया गया है। आप जानते हैं कि जितने भी काम होते हैं होते राष्ट्रपति के नाम से हैं, लेकिन करता उसे प्रधानमंत्री ही है। यानी कि केवल राष्ट्रपति तो एक जरिया है, एक माध्यम है। तो याद रखिएगा कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है, लेकिन इसके पास रियल पावर, वास्तविक पावर बेटा नहीं होती है। तो सही जवाब होगा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति मौजूद होती है। आगे बात करेंगे बेटा जी अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर बताया गया है आपसे कि प्यारे बच्चों उष्ण कटिबंधीय घास के स्थलों को क्या कहते हैं? तो बेटा घास के मैदान एक तो होते हैं ठंडे, एक गर्म होते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय का मतलब ही गर्म है, जो इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। अब आप देखोगे यहां वेल्ड घास के मैदान जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर मिलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका इक्वेटर से दूर है, तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर मिलते हैं। प्यारे बच्चों ये कैसे हैं? शीतोष्ण घास के मैदान हैं, टेम्परेट हैं, शीतोष्ण ठंडे घास के मैदान। प्यारे बच्चों आपके प्रेरी घास के मैदान अमेरिका में मिलते हैं, ये भी कैसे हैं? शीतोष्ण है, ठंडे घास के मैदान है, शीतोष्ण। प्यारे बच्चों यहां ऊपर जाओगे पंपास घास के मैदान मिलते हैं। पंपास कहां मिलते हैं? अर्जेंटीना में मिलते हैं, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना में। ये भी कैसे हैं? शीतोष्ण घास के मैदान हैं, ठंडे घास के मैदान हैं।
और प्यारे बच्चों आपके सवाना घास के मैदान आप जानते हैं ये अफ्रीका में मिलते हैं, अफ्रीका में। ये प्यारे बच्चों अफ्रीका के उष्ण यानी कि गर्म घास के मैदान हैं, गर्म वाले। तो सही जवाब होगा सवाना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है जी भाई। साथ के साथ आपने सुना होगा कभी डाउन्स के बारे में। तो डाउन्स जो मिलते हैं प्यारे बच्चों ये ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान है। आपने सुना होगा स्टेपीज के बारे में, स्टेपीज। तो स्टेपीज घास के मैदान यूरेशिया, रूस और यूक्रेन में मिलते हैं, यूरेशिया में। और ये भी प्यारे बच्चों कैसे घास के मैदान हैं? तो ये भी प्यारे बच्चों आपके शीतोष्ण घास के मैदान हैं, याद रखिएगा। शीतोष्ण का मतलब ठंडे घास के मैदान है, स्टेपीज। आगे बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आप जानते हैं प्यारे बच्चों भारत के 7 देश ऐसे हैं जो लैंड बॉर्डर बनाते हैं, और टोटल लैंड बॉर्डर जो बनाते हैं वो 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर लैंड बॉर्डर हमारा लगता है प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा जो लगता है वो बांग्लादेश के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ। कितना लगता है बेटा जी? तो याद रखिएगा 4,096 किलोमीटर। ठीक है ना। नेपाल के साथ हमारे कितने, यानी कि नेपाल के साथ प्यारे बच्चों हमारे 5 राज्य ऐसे हैं जो सीमा बनाते हैं, और पूछ रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा राज्य ऐसा होगा जो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर नहीं बनाता है। इस प्रश्न का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में होमवर्क में करके बताओगे जब ये क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। आज थोड़ा सा मेरा हेल्थ मतलब ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं इतनी एफिशिएंसी से आपको नहीं पढ़ा पाया हूं। तो आज आराम से आप कबूतर उड़ाएं और आराम से पढ़ें। और बुआ जी आपसे बहुत बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान लगाएं, फालतू की बातों में ना लगें, ये भी आपके लिए जरूरी है। ठीक है। चलो, उम्मीद है सेशन आज का अच्छा लगा होगा। और प्यारे बच्चों बाकी कल के सेशन में मिलेंगे और ऐसे ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और चीजों को समझेंगे। इस क्लास से डेली जुड़ोगे तो रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और बुआ जी तुम समझ रही हो ना, कबूतर तुम्हारा भी उड़ेगा। तो मिलेंगे कल के सेशन में बच्चों। आज का सेशन यहीं तक। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, और डेली डेली आप इस क्लास से समय से 7 बजे जुड़िएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल। जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए।